रश्मिका में न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो कोई भी उसे देखता तो बस देखते ही रह जाता। आज जब वह इस कार्यक्रम में शामिल हुई तो रोहित उसे दिखता ही रह गया। न जाने रोहित का रश्मिका के प्रति आकर्षण था या प्यार। दरअसल उस कार्यक्रम में रोहित भी कुछ प्रस्तुत करने वाला था और उसे बहुत वाहवाही भी मिली। रश्मिका अपने मामा मामी जी के साथ इस कार्यक्रम में आई हुई थी। कार्यक्रम खत्म हुआ तो रश्मिका अपने मामा मामी के साथ अन्य श्रोताओं की तरह रोहित को बधाई देने आ गई थी। रश्मिका के मामा अमित रोहित के परिचित थे। वह उनसे पहले भी 2-3 बार मिल चुका था। क्या बात है रोहित जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। क्या अद्भुत रचना थी, अमित ने बधाई देते हुए कहा। वैसे तो आपकी कविता हम लोगों को भी पसंद आई, लेकिन मेरी इस भांजी को सबसे अधिक पसंद आई। आओ रश्मिका। थोड़ी दूरी पर खड़ी युवती को बुलाकर अमित ने रोहित से परिचय कराया। आपकी कविता बहुत अच्छी लगी, खासकर आपका गाने का अंदाज, रश्मिका ने कहा। रश्मिका जो कह रही थी उसमें शायद रोहित को कोई रुचि नहीं थी। वह स्टेज के उजाले में रश्मिका को एकटक देख रहा था। गेहुए रंग की रश्मिका का चेहरा काफ़ी आकर्षक था। औपचारिक बातें खत्म हुई तो रोहित ने कहा, कल हमारा एक कवि सम्मेलन और है, उसे भी सुनने आ रहे हैं ना? ओ क्यों नहीं, अमित ने कहा। शहर में आप जिस कवि सम्मेलन में होते हैं उसे सुनने में अवश्य ही जाता हूँ। आप भी आ रही हैं ना? रोहित रश्मिका से मुखातिब हुआ। जी पक्का नहीं है, रश्मिका होठों ही होठों में मुस्कुरा कर बोली। आप जरूर आइए। उस दिन पहले ही नज़र में उसी पर रश्मिका आंखों के रास्ते रोहित के दिल में बस गई थी। इसका मतलब था रोहित को रश्मिका से प्यार हो गया था। अगले दिन रश्मिका रोहित का हास्य कवि सम्मेलन सुनने आई थी। वह आगे से 5वीं लाइन में बैठी थी। रोहित ने उसे मंच पर बैठे बैठे ही खोज लिया था। उसके बाद रोहित ने अपनी ज़िंदगी में शायद उतना अच्छा संचालन पहले नहीं किया था। रश्मिका को हंसते देखकर रोहित का रोम रोम रोमांचक हो उठता। रश्मिका उस दिन भी रोहित को बधाई देने आई थी। इस मुलाकात में रोहित ने उसका फ़ोन नंबर और पता ले लिया था। उसके बाद शहर में जहाँ भी कवि सम्मेलन या सेमिनार या कोई फंक्शन होता, रोहित रश्मिका को फ़ोन करके ज़रूर आने के लिए कहता। कभी वह रोहित के आमंत्रण पर आ जाती तो कभी कोई ज़रूरी काम बताकर आने से मना कर देती, लेकिन रोहित उससे बराबर संपर्क बनाए रहा। किसी न किसी बहाने वह रश्मिका को मिलने के लिए बुला ही लेता था। 6 महीने में रोहित उससे 10-12 बार मिला। 2 बार रोहित उसे खाने पर भी ले गया। रोहित अपनी आमदनी का काफ़ी बड़ा हिस्सा रश्मिका को इम्प्रेस करने पर खर्च कर रहा था। इतनी मुलाकात के बाद उसे लगने लगा था कि रश्मिका उसमें रुचि लेने लगी थी। अब तक वे आप से तुम पर आ गए थे। रश्मिका मेजर मनोज की बेटी थी। उसने जब पहली बार उसे बताया था तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ था। यह क्या कह रही हो रश्मिका? तुम्हारे पिता मिस्टर मनोज सेना में अफसर थे? मिस्टर नहीं, मेजर मनोज। तुम्हें इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है? डैडी का एक पैर भी उसी बम विस्फोट में उड़ गया था। स्वयं के घायल होने से ज़्यादा आघात उन्हें अपनी साथियों की मौत का लगा था। एक दिन रोहित अचानक रश्मिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। भाई साहब, आप फिर कभी आइएगा। कविता, जो उनके घर में काम करती थी, ने रोहित से कहा और उसे जाने का इस तरह इशारा किया जिसे मेजर नहीं देख पाए। रोहित चौंका भी और कुछ विचलित भी हुआ। अगले दिन रश्मिका रोहित से मिलने आई तो थोड़ा तल्खी से बोली, यदि तुम्हें मेरे यहाँ आना था तो मुझे बता दिया होता। सच बताऊं रश्मिका, मुझे लगा कि तुम्हारे डैडी का जन्मदिन है, इसलिए उनसे मिलने का यही सबसे बढ़िया मौका है। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था, परंतु तुम कल कहाँ चली गई थी? अपने डैडी के जन्मदिन पर तुम्हारी मम्मी और पापा घर में ही होंगे, यही सोचकर मैं गया था, रोहित ने सफाई दी। मेरे डैडी जन्मदिन नहीं मनाते, रश्मिका बोली। सालों पहले मेरे डैडी के जन्मदिन पर एक बहुत ही दुखद घटना घट गई थी। मुझे यह नहीं मालूम था रश्मिका, नहीं तो मैं तुम्हारे घर कतई नहीं आता। रोहित ने दुख व्यक्त किया। उसने देखा कि रश्मिका के चेहरे पर दुख की छाया स्पष्ट झलक रही थी, इसीलिए उसने उस छाया को हटाने के लिए कहा,
जीवन में जिस किसी के भी साथ इस तरह की दुखद घटना घटेगी, वह भला अपना जन्मदिन कैसे मना पाएगा। आई फील सॉरी डियर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, कहते हुए रोहित रश्मिका का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। रश्मिका स्कॉर्पियो जीप चलाती थी। रोहित रश्मिका का हाथ थामे स्कॉर्पियो के पास तक पहुंचा। फिर उसी में बैठकर दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, जहां एक कोने की मेज पर दोनों जा बैठे। तुम्हारे डैडी तो मेरा नाम भी नहीं जानते हैं। वे जैसे ही कमरे में आए थे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे बड़े प्रेम से बात की। लगता है तुमने मेरी उनसे खूब तारीफ़ की है, रश्मिका बोली। आई थिंक मेरी उन पर अच्छी छाप पड़ी है। तुमने क्या कहा था मेरे बारे में उनसे? रोहित ने पूछा। वे तुम्हारी खूब तारीफ़ कर रहे थे। रियली? रोहित थोड़ा उत्साह से बोला। बस एक बार तुम्हारी मम्मी से मिल लूँ, फिर क्या? रश्मिका चौंक कर बोली। फिर क्या? बस रोहित हिचका। फिर वह एकाएक रश्मिका हाथ थाम कर बोला, रश्मिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं सोचता था कि तुम्हारे डैडी फौजी आदमी हैं, फिर पैसे वाले भी हैं, मैं उन्हें पसंद आऊँगा कि नहीं। इसके अलावा एक डर यह भी है कि तुम्हारे परिवार वाले मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। तुमने इस बारे में मेरी कोई राय नहीं ली रोहित? तुम इनकार नहीं करोगी ना? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर तक देख सकता हूँ। तुम्हारे मम्मी डैडी हाँ कह दे, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। परंतु तुम्हारी मम्मी से तो अभी मैं मिला ही नहीं। तुम्हारे घर में यह कविता कौन है? रोहित ने पूछा। कविता? रश्मिका जैसे नींद से जागी हो इस तरह बोली। ओ कविता, वे तो हमारे यहाँ सालों से काम कर रही हैं। सच बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए आपके घर में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। अच्छा, तुम्हारे डैडी मुझे बैठाना चाहते थे। तुम्हारी मम्मी नहाने गई थी। मेजर साहब ने कहा भी कि जब तक वे ना आए रुको, परंतु कविता आंटी ने मुझे जाने का इशारा किया, रोहित ने कहा। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेजर साहब का कहना मानूं या कविता आंटी का। फिर मैं वहाँ नहीं रुका, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलूँगा। रोहित, रश्मिका बोली, फिर मेज पर रखी नमक की शीशी को घुमाते हुए जैसे कहीं खो गई। उसके बाद एक लंबी सांस लेकर बोली, रोहित, मेरी मम्मी तो 2 साल पहले ही गुजर गई हैं। तो फिर? रोहित ने हिचकते हुए पूछा। ये सुचिता कौन है? मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी? आई मीन सौतेली मम्मी, रोहित ने कहा। नहीं, मेरी सगी माँ, रश्मिका ने झटके से सिर घुमाते हुए कहा। फिर उसने दोनों होंठ भींच लिए। शायद उसे रुलाई आ गई थी, जिसे दबाने का वह प्रयास कर रही थी। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया रश्मिका, रोहित ने दुखी होकर कहा। वे मर गई हैं। तो फिर मेजर साहब ने, आई मीन उन्होंने बार बार आवाज़ क्यों लगाई थी उस दिन? रश्मिका की आंखों से निकली आंसू की बूंदें गालों पर आ गई थी। अब फेक बिलीव, मतलब भरम की दुनिया। मेरे डैडी भरम की दुनिया में जी रहे हैं। उन्हें कैसे समझाऊं कि मम्मी को गुजरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन कभी कभी डैडी ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मम्मी अभी जिंदा हैं, रश्मिका बोली। सच बात तो यह थी कि रश्मिका की यह बातें रोहित की समझ में नहीं आई थी। वह आश्चर्य से बोला, रश्मिका, तुम कहना क्या चाहती हो? डैडी मानसिक रूप से बीमार हैं, मम्मी मर चुकी हैं। यह बात वे मानने को तैयार ही नहीं हैं। वे मानसिक रूप से बीमार हैं, परंतु वे तो मुझसे कितनी अच्छी तरह बातें कर रहे थे। वह सब तो ठीक है, परंतु अचानक वे न जाने कहाँ खो जाते हैं। अचानक वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे मम्मी जिंदा हो। रश्मिका लंबी लंबी सांसें लेकर ये बातें कह रही थी। रोहित विस्मय से उसका मुंह ताक रहा था। शायद उसे रश्मिका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेजर मनोज ने उससे एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह बातें की थी। रश्मिका आगे बोली, डैडी जब भी इस तरह का व्यवहार करते हैं, हम किसी न किसी बहाने से उन्हें मना लेते हैं। कविता आंटी इस मामले में मुझसे अधिक होशियार हैं। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया था। एक बार डैडी को मम्मी की याद आ जाए तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वे किसी काम में लगे रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। मम्मी की मृत्यु का शायद उन्हें गहरा आघात लगा है। रश्मिका,
आघात तो मुझे भी उतना ही लगा था। 2 दिनों की ही बीमारी में मम्मी की मृत्यु हो गई थी। उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ था। हम कितने सुखी थे। डैडी का पैर कटने के बाद वे रिटायर हो गए थे। फिर हम यहाँ रहने आ गए थे। सालों तक हम इधर उधर घूमते रहे थे। मैं पहले तो इधर उधर उन्हीं के साथ भटकती रही, फिर दिल्ली में पढ़ाई पूरी की। मैं मम्मी ज़्यादातर डैडी के साथ ही रहीं। डैडी को कहीं भी ड्यूटी पर जाना होता था तभी दोनों अलग होते थे। फिर मम्मी पापा जब मिलते थे तो नवविवाहिता दंपति की तरह व्यवहार करते थे। मेरी मम्मी बहुत ही खुश मिजाज थी। बाहरी ज़िंदगी उन्हें अधिक पसंद थी। डैडी और मम्मी बचपन के दोस्त थे। डैडी जैसा आज दिखाई देते हैं ना, वैसे वह पहले नहीं थे। सॉफ्ट, जेंटल और नाजुक। रोहित ने रश्मिका को सांत्वना देने का प्रयास किया। 15 मिनट बाद मेजर मनोज घर आ गए। घर में घुसते ही वे बोले, अरे रोहित तुम। रश्मिका कहना जारी रखती है, मेरी मम्मी बचपन से ही कहती थी मैं किसी सैनिक से ही शादी करूंगी। रोहित, मेरे डैडी सिर्फ इसीलिए सेना में गए थे जिससे वे सुचिता यानी मेरी मम्मी से शादी कर सकें। वे मेरी मम्मी के सपनों का राजकुमार बनकर उनकी ज़िंदगी में वापस आए थे। कभी कभी तो उन दोनों के प्यार को देखकर मुझे ही ईर्ष्या होने लगती थी। मम्मी जैसी खूबसूरत स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी है, रश्मिका बोली। रोहित भी कहना चाहता था कि उस जैसी सुंदर स्त्री उसने भी कभी नहीं देखी, परंतु कह नहीं सका। तभी रश्मिका ने अपनी बगल वाली कुर्सी पर रखा अपना पर्स उठाया और उसमें से पोस्ट कार्ड साइज का एक फ़ोटो निकालकर रोहित के हाथ में रख दिया। रोहित ने किसी पत्रिका की कवर गर्ल जितनी सुंदर उस तस्वीर को देखा। वह जिस भी औरत की तस्वीर थी, सचमुच वह बहुत सुंदर थी। इस तस्वीर से भी अधिक वह सुंदर थी। मेरे डैडी बस उन्हें प्रेम करते थे, अनर्गल प्रेम, नितांत प्रेम। इतना कहकर रश्मिका शांत हो गई। रोहित उस दिन रश्मिका के साथ काफ़ी देर तक बैठा रहा। दोनों ने साथ साथ खाना भी खाया, 2-2 कप चाय भी पी ली थी। दोनों अलग हुए तो उस पर दुख की छाया थी, पर उस दुख में एक नया तत्व मिला था, अपनत्व का। अब उन्हें एक दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। रोहित और रश्मिका की दोस्ती प्रेम में बदल गई थी। रोहित ने रश्मिका का परिचय अपने घर वालों से करा दिया था। रोहित के पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। रोहित घर में सबसे छोटा था। बड़ा भाई पिता की तरह डॉक्टर हो गया था। रोहित अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन हर रविवार को निश्चित रूप से पूरा परिवार इकट्ठा होता था और दोनों समय का खाना एक साथ खाता था। रश्मिका रोहित का परिवार देखकर बहुत खुश हुई थी। रोहित के घर वाले समझ गए थे कि उसने रश्मिका को उनसे क्यों मिलवाया है। वह रोहित की ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। उस दिन रोहित रश्मिका को उसके घर पहुंचाने गया था। जैसे ही रश्मिका और रोहित घर में दाखिल हुए, कविता आंटी रसोई से भागती हुई आई। रश्मिका, साहब अभी तक नहीं आए हैं। कहाँ गए हैं? मामा के यहाँ गए थे, उनका फ़ोन था। तुम जाकर उन्हें ले आओ बेटा। कब गए थे? 4 घंटे हो गए। उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। ओके आंटी, अब चिंता मत कीजिए, रश्मिका ने कहा। मैं अभी देखती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? कविता ने पूछा। नहीं, मैं पहले फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, कहकर रश्मिका ने फ़ोन लगाया। फ़ोन उसकी मामी ने उठाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर मेजर मनोज आए। रश्मिका बोली, हेलो डैडी, मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हारी मम्मी को लिए बगैर कैसे आ जाऊँ? वे डॉली को लेकर बाहर गई हैं, अभी तक लौटी नहीं, मेजर ने कहा। वे वहाँ तो नहीं चली गई हैं? नहीं डैडी, डॉली को तो वे नोएडा में ही छोड़ आई हैं, रश्मिका बोली। पर उन्हें वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन तो करना चाहिए था। वे बोले, डैडी आप तुरंत यहाँ आ जाइए। तुम अपनी मम्मी को फ़ोन दो। डैडी वे आपसे नाराज़ हैं, वे फ़ोन पर नहीं आएंगी। अच्छा, तुम उससे कह दो कि वह फ़ोन पर नहीं आएगी तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, या आप ही आकर कह दीजिएगा। मैं आप लोगों के बीच में क्यों पड़ूँ? रश्मिका ने कहा और फ़ोन रख दिया। रोहित चुपचाप खड़ा आश्चर्य से उनकी बातें सुन रहा था। रश्मिका ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या करूं डैडी का? उनका यह रवैया धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आजकल वे जहाँ भी जाते हैं ऐसा ही करते हैं। कल डॉक्टर कमलेश के हॉस्पिटल पहुँच गए थे। मम्मी को वहाँ आईसीयू में रखा गया था। वे वहाँ से आ ही नहीं रहे थे। मैं जाकर उन्हें किसी तरह घर लाई थी। यह तो अच्छा है कि डॉक्टर कमलेश उनके पुराने दोस्त हैं। मैं यह सब करते अब थक गई हूँ।
रोहित ने रश्मिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स डियर। रोहित ने रश्मिका को सांत्वना देने का प्रयास किया। 15 मिनट बाद मेजर मनोज घर आ गए। घर में घुसते ही वे बोले, अरे रोहित तुम। आपसे मिलने के लिए कब से बैठा हूँ सर, रोहित ने कहा। अच्छा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ, आज सुबह से ही मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अमित को तो तुम जानते हो ना? जी सर, मामा, आई मीन रश्मिका के मामा। आपका खाना लगाऊं डैडी? रश्मिका बीच में बोली। खाना? उन्होंने घड़ी देखकर कहा, ओह 8:45 बज गए हैं। यश, अब तो खाना ही खा लेना चाहिए। रोहित तुम भी खा लो। नहीं नहीं सर, मैं अभी भी घर से खाकर आई मीन नाश्ता करके आया हूँ। आज मैं रोहित के घर गई थी डैडी। अरे वाह, तो मुझे भी अपने साथ ले चलना था ना। सर आप जब कहें तब आपको अपने घर ले चलूं, रोहित ने कहा। तब तक कविता और एक नौकर ने खाना लाकर झट से लगा दिया। आप हाथ धो लीजिए डैडी, रश्मिका बोली। मेजर मुस्कुराते हुए बाथरूम की ओर बढ़े। रोहित अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा हुआ कि तुम घर में थे। तुम्हें देखकर वे मम्मी को भूल गए। उनके खाने तक तो तुम रुकोगे ना रोहित? क्यों नहीं, रोहित ने कहा तो रश्मिका कविता आंटी की मदद करने चली गई। कम ऑन यंग मैन, मेजर ने कहा। फिर सब लोग टेबल पर बैठ गए। कविता खाना परोसने लगी। तभी मेजर ने कहा, कविता, गुलाब जामुन ख़त्म हो गए हैं क्या? है ना सर, तो फिर लाओ ना। कविता ने गुलाब जामुन का कटोरा लाकर रखा तो मेजर साहब ने उसे रोहित की ओर खिसका दिया। रोहित, आज मैं एक गंभीर चिंता में था। कैसी चिंता सर? रश्मिका को लेकर, तुम्हें तो पता है ना, उन्होंने हंसकर कहा। मैं समझा नहीं सर। आज अमित मिलने आया था। अमित मामा? रश्मिका ने पूछा। कब? सवेरे। जानती हो ना किस लिए आए थे? नहीं डैडी। तुम बड़ी चालाक हो गई हो रश्मिका। अभी तक तो तुम मुझसे सारी बातें बता देती थी, परंतु अब कुछ नहीं बताती हो। डैडी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं छिपाई है। छिपाई है ना? मेजर ने हंसते हुए रोहित की ओर देखकर कहा। रोहित, छिपाई है कि नहीं? तुम्हारा क्या कहना है? सर मैं क्या कहूँ, मुझे पता नहीं इसने कौन सी बात छिपाई है, लेकिन मैंने आपसे ज़रूर एक बात छिपाई है, रोहित ने कहा। एटलीस्ट भाई तुम ईमानदार आदमी हो, आई लाइक दैट, मेजर मनोज ने कहा। अब बोलो कौन सी बात छिपाई है? आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं सर, मैं आपकी बेटी रश्मिका से प्यार करता हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेजर मनोज एकटक रोहित को ताकने लगे। 1-2 पल बीते। रश्मिका अपना कौर हाथ में लिए बैठी रह गई थी। सभी एकदम खामोश हो गए थे। मेजर ने छुड़ते ही कहा, आई लाइक दैट, यानी तुम मेरी बेटी से विवाह के लिए अनुमति मांग रहे हो? रोहित, जी सर, अनुमति और आशीर्वाद भी। और यदि मैं इनकार कर दूं तो सर, रोहित हड़बड़ाया। उसकी समझ में यह नहीं आया कि यह मजाक हो रहा है या सीरियस बात चल रही है। बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? सर इसका जवाब लंबा है, पर बोलो। सर आप रश्मिका की इच्छा नहीं जानेंगे? यदि उसने हाँ कह दिया तो तब भी आप इनकार कर देंगे? तो सर आपकी तरफ से हाँ है? रोहित ने पूछा, परंतु उसे तुरंत लगा कि उसने यह गलत सवाल कर दिया है। मैं तो इस मामले में स्वतंत्र विचारों वाला हूँ। सुचिता भी मेरी जैसी ही है, परंतु उससे पूछना तो पड़ेगा ही ना। उसे रश्मिका की शादी करने फिर नानी बनने का बहुत शौक है। कविता, जरा सुचिता को बुलाओ तो। डैडी, अब आप खाना खा लीजिए, पहले तुम सुचिता को तो बुलाओ। लगता है आज माँ बेटी में फिर झगड़ा हुआ है, इसीलिए वह आज खाने की टेबल पर नहीं आई है। रश्मिका, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपनी माँ से झगड़ा मत किया करो। फिर वे रोहित से मुखातिब होते हुए बोले, लगता है तुमने आज ही सुचिता से शादी के बारे में पूछा है। रोहित भला क्या जवाब देता। वह चुपचाप मेजर मनोज का मुंह ताकता रहा। मेजर मनोज खड़े हो गए। हाथ धोए बगैर ही वे, सुचिता आओ तुम्हारी बेटी की पसंद देख लो सुचिता, आवाज़ देते हुए बेडरूम की ओर चल पड़े। रश्मिका ने जल्दी से नैपकिन से हाथ पोंछे और मेजर साहब के पीछे पीछे भागे। अब तक मेजर मनोज अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंच गए थे। वे दरवाजे पर ही खड़े होकर कहने लगे, सुचिता कम ऑन, गेट अप, तुम भी बहुत जिद्दी हो, तुम रोहित से बात तो करो। डैडी, रश्मिका मेजर मनोज के पीछे से बोली। डैडी, शी इज़ नो मोर।
डैडी वे तो कब की मर चुकी हैं। व्हाट? सुचिता मर गई है? रश्मिका, तुम यह क्या कह रही हो? वह तो सो रही हैं। बेटा, मम्मी से झगड़ा करके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डैडी प्लीज़ डैडी। वे कहाँ सोई हैं? यहाँ देखो ना, यहाँ कोई है भला? तकिया चद्दर फेंकते हुए रश्मिका ने कहा। यहाँ कहाँ है सुचिता डैडी? आप समझते क्यों नहीं हैं? अचानक आपको क्या होता जा रहा है? आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? डैडी, मम्मी मर गई हैं। वे हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं, हमेशा के लिए। इतना कहते कहते रश्मिका रो पड़ी। रोहित भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया था और कविता भी। मेजर स्तब्ध खड़े थे। वे फुसफुसाते हुए बोले, बेटा वह मरी नहीं है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। वह देखो ना, सोई है, अभी अभी सोई है, मैंने उसे देखा है। तो फिर वे कहाँ गई डैडी? रश्मिका बोली। आप ही बताइए ना, वे कहाँ गई? इतना कहकर रश्मिका ने जोर जोर से रोते हुए अपने डैडी के कंधे पर सिर रख दिया। फिर धीरे धीरे चलते हुए वह मेजर मनोज को कमरे से बाहर ले आई। उसके बाद उन्हें सीढ़ियों के पास छोड़कर अपने कमरे की ओर भागी। मेजर मनोज शून्य में ताकते वहीं खड़े रहे। रोहित भी चुपचाप वहीं खड़ा था। मेजर ने कुछ कहना चाहा पर कह ना सके। धीरे धीरे चलते हुए वे डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़े हो गए। रोहित खुद को बड़ी विकट परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आप जाइए भैया, कविता ने रोहित के नज़दीक आकर कहा। रश्मिका अब नीचे नहीं आएगी। फिर बुदबुदाते हुए वह रसोई की ओर चली गई। उस रात रोहित बिल्कुल नहीं सो सका। फिर 2 दिन बाद ही रोहित रश्मिका के यहाँ जा सका था। इस बीच उसने फ़ोन नहीं किया। रोहित से मिलने पर रश्मिका बोली, डैडी सचमुच अस्वस्थ हैं। रश्मिका, परंतु उनकी बीमारी का कोई निदान नहीं है क्या? रश्मिका गंभीरता से बोली, डॉक्टर, मेरे कहने का मतलब है उनके दोस्त डॉक्टर कमलेश क्या कहते हैं, वे भी बड़े असमंजस में हैं। डैडी की मेमोरी अचानक लुप्त होती जाती है। हमें कुछ तो करना ही होगा। रोहित बोला। मैं सारे प्रयत्न कर चुकी हूँ रोहित। वे अचानक ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह ऐसा करते होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मम्मी सचमुच घर में घूम रही हैं। दरअसल वे डैडी को इतना प्यार करती थी कि अपने प्यार के बीच वे मुझे भी नहीं सहन कर सकती थी। रश्मिका बोली। रोहित भी रश्मिका के बगैर जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर सकता था। रोहित और रश्मिका लगभग रोज ही मिलते थे, पर अब उनके मिलने में पहले जैसा रोमांच नहीं था। रश्मिका की बातें सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। भूत प्रेत में वह विश्वास नहीं करता था, फिर भी पल भर के लिए उसे लगा कि शायद सचमुच मेजर अपनी मृत पत्नी के अपार्थिव शरीर को देखते होंगे। रोहित, मुझे बहुत डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि शादी कर लूँगी तो डैडी का ख्याल कौन रखेगा? शादी के बाद उनका ख्याल हम दोनों रखेंगे, और कौन रखेगा? रोहित ने कहा। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती रोहित। मेजर मनोज की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही थी। कभी भी किसी भी समय वे ससुराल पहुंच जाते, सुचिता की सहेलियों के यहाँ पहुंच जाते। बस उनका एक ही सवाल होता, यहाँ सुचिता आई है क्या? मेजर मनोज के बारे में लगभग सभी लोग जान गए थे, इसीलिए सब बड़े धैर्य से जवाब देते, आई तो थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही चली गई। सभी को मेजर साहब से सहानुभूति थी। लोग उन्हें बैठाते, चाय नाश्ता भी कराते। फिर मेजर मनोज उठते हुए कहते, चलू, सुचिता मेरा इंतज़ार कर रही होगी। पिता की बिगड़ती स्थिति के कारण ही रश्मिका और रोहित का विवाह टलता जा रहा था। रोहित जब भी रश्मिका से शादी की बात करता तो वह एक ही बात कहती, रोहित, मैं डैडी को इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अभी शादी नहीं कर सकती। उधर रोहित की माँ बार बार उससे शादी के बारे में पूछती रहती थी। वह माँ को समझा नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। आखिर अमित और डॉक्टर कमलेश ने भी रश्मिका से कहा, रश्मिका, तुम कब तक इंतज़ार करोगी? मेजर साहब की हालत सुधरने वाली नहीं है। नहीं मामा, डैडी को इस हालत में छोड़कर मैं रोहित के घर नहीं जा सकती। परंतु उसका घर तुम्हारे घर से कहाँ दूर है? तुम रोज ही उनका हालचाल ले सकती हो, डॉक्टर ने कहा। रोहित कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रोहित भी रश्मिका के बगैर जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर सकता था। रोहित और रश्मिका लगभग रोज ही मिलते थे, पर अब उनके मिलने में पहले जैसा रोमांच नहीं था। वे दोनों एकांत में मिलते,
प्यार की बातें करते, लेकिन रश्मिका हमेशा चिंतित रहती। उसे घर जाने की जल्दी रहती। रोहित उसे रोकता भी, पर वह रुकती नहीं थी। रोहित उस पर दबाव भी नहीं डालता था। रश्मिका उसकी अंतरात्मा स्वतः सृष्टि बन चुकी थी। एक रात अचानक कविता ने रोहित को फ़ोन किया। रोहित, मेजर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आंटी उन्हें? तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। पर आप बताएं तो कुछ। कविता ने कुछ बताए बगैर ही फ़ोन रख दिया। रोहित से जितनी जल्दी हो सका वह रश्मिका के घर पहुँच गया। रोहित बंगले के कंपाउंड में प्रवेश करते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। बंगले के सामने तमाम गाड़ियां खड़ी थी। रोहित ने भी अपनी गाड़ी खड़ी की। तमाम लोग वहां खड़े थे। रोहित सांस रोके कमरे के कोने में खड़ा था। मृत मेजर के सीने पर कमरे का सन्नाटा टूट पड़ा था। रोहित भी कमरे से बाहर आ गया था। शायद वह रश्मिका की उस दशा को नहीं देख सकता था। रोहित की समझ में यह नहीं आ रहा था कि एकाएक मेजर साहब को क्या हो गया। कविता मृत्यु के इस दुख में डूबी लौकिक कार्यों में लगी थी। एकाएक क्या हुआ साहब को? भैया, वही रोज वाली पंचायत। कल से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। पीछे खेतों में पूरा दिन न जाने क्या करते रहे। शाम को जब घर आए तो हाफ रहे थे। आते ही सुचिता सुचिता पुकारते हुए घर के सभी कमरों में घूम आए। एक पैर से इस तरह दौड़ते हुए और वे परेशान हो गए। फिर खेतों की ओर भाग गए और वहीं ट्यूबवेल के पास गिर गए। यह तो अच्छा था कि पीछे पीछे रश्मिका भी चली गई थी। मैं भला इस उम्र में कहाँ दौड़ पाती। गिरने के बाद भी वे सुचिता सुचिता की रट लगाए हुए थे। आदमी के भी मन का क्या पता, बहुत प्रेम भी अच्छा नहीं होता। कविता ने रोते हुए कहा। बेचारी रश्मिका माँ के जाने के बाद एक दिन भी शांति से नहीं बैठ पाई। पूरा दिन भागी भागी फिरती थी। इस लड़की की माया ना होती तो शायद सुचिता के मरने के बाद ही जहर पी लिया होता। कितनी दवा करवाई, एक तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूक करवाई। सब लाखों रुपए खा गए, पर उन्हें जरा भी आराम नहीं हुआ। रश्मिका का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। मैं तो अनाथ हो चुकी हूँ। रोहित, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। चुप, एकदम चुप। आज तो तुमने अपने आप को अनाथ कह लिया, लेकिन आज के बाद कभी यह शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। मेरे और मेरे परिवार के होते हुए तुम कभी अनाथ नहीं हो सकोगी। कहते हुए रोहित रश्मिका के गले से चिपट गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी।